नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का वन शॉट रिवीजन, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल है कि जल संचयन की उपयोगिता बताइए। देखिए, वर्षा का जल संचयन करके सतही जल प्रदूषण को कम किया जाता है। भूजल की गुणवत्ता में सुधार तथा भारी बाढ़ को रोकने के लिए युग्मय जल का प्रवाह कम करके बाढ़ के खतरा को कम करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक है। ये देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक बिंदु निम्न निम्न है। देखिए, शिक्षार्थियों को पुस्तक और गणवेश देना, शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन कराने के लिए प्रोत्साहन करना जिनका वह अध्ययन कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण गरीबी है। इसके अतिरिक्त किशोरों एवं युवाओं के लिए धनार्जन की उपयुक्त अवसरों का न होना भी महत्वपूर्ण कारण है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? फोवेल की शिक्षण विधि स्पष्ट कीजिए। फोवेल की शिक्षण विधि में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। फोवेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, अतः बालकों को खेल के द्वारा ये शिक्षा देनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो ने अकादमिक नामक संस्था की स्थापना की, जिसे प्लेटोनिक एकादमिक अथवा अकादमिक स्कूल कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो भूमिका बताइए। देखिए, विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा संबंधित साहित्य की उपलब्धता, विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व एवं उपयोगिता के बारे में विद्यार्थियों को बतलाना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत क्या था। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मानना था कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। देखिए, भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानिक संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती हैं, अर्थात इस प्रकार विश्व में देशों और संस्थाओं के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा तकनीकी संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करें कि लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। लैंगिक समानता का अर्थ होता है पुरुष एवं स्त्री के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप से हों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। देखिए 2020 में आया वो क्वेश्चन है। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, उपनयन का अर्थ क्या है? उपनयन का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुओं के पास ले जाना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकों के प्रयोग का सूचक एवं डिजिटल वीडियो, ग्राफिक, ऑडियो, 3 एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरनेट कार्यक्रम आदि विविधाओं का भी प्रयोग सम्मिलित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रक आदि का एक उपयोगी संयोजक है। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में अधिक प्रभावी बनाने में
मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसके द्वारा लोगों को मान्यता प्राप्त होती है, उसे सरकार कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल के बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। यह बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज इसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी इसकी पृष्ठभूमि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा से था। इनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने और अपना जीवन यापन भी करे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैविध्य था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी। यह कथन किसका है? यह कहानी महात्मा गांधी का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, शिक्षा में वैविध्य उद्देश्यों के समर्थक कौन थे? शिक्षा में समर्थन टीपी नन थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल का जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक है उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसने लिखा है? संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए। यह शिक्षा का यह किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बालक की किस अवस्था की विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? बालक की विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास का उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा था? तो जॉन डॉबी ने कहा था। जॉन डॉबी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जॉन डॉबी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा का कार्य उत्तम चरित्र का विकास करना है। यह किस दार्शनिक ने कहा था? हर्बर्ट ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो विलियम जेम्स हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि बालकों को बाल देवः भव की संज्ञा किसने दी थी? तो गिज्जू भाई बधिका ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मंटेसरी की शिक्षण विधि कितनी भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में। कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने एवं गणित की शिक्षा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम पारित हुआ है? तो 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से तात्पर्य है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार पर संख्या प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनका मापन करना। चलिए अगला सवाल करते हैं। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। शहर तथा गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदी के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोना चाहिए। नदियों में मृत पशुओं को बहाने से रोक लगाना चाहिए या नदी तथा तालाब में पशुओं को नहाने तथा वाहनों को धोने का प्रतिबंध लगाना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वर्ष 1986 ईस्वी में। वैश्विक तापन से क्या समझता है संक्षिप्त में? या भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या और कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव होना।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना तथा दया भाव। फोवेल द्वारा किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया गया था? किंडरगार्टेन का। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वित्व की धारणा में विश्वास था। इन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव माना है। यह अद्वितवादी थे। फोवेल के किन्हीं 2 पुस्तकों की रचनाओं के नाम लिखिए। फोवेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी मदर एंड द प्ले सॉन्ग्स। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए कि जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है। जनसंख्या एवं शिक्षा अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। देखिए राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों के विशेषकर छात्र एवं छात्राओं को विश्व के परिच्छेद, देश प्रदेश तथा जनसंख्या स्थिति जागृति के प्रमुख तत्वों जनसंख्या एवं पर्यावरण, पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? टैगोर ने 1990 ईस्वी में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य, आवास, आहार और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन को वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति कराना। और अगला है कि छोटे परिवारों को जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा, जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते वातावरणीय या पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया संचार का वह एक रूप है जो विभिन्न संदर्भों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे लेखन, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन आदि में किया जाता है। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्थान का क्या नाम है? एकादमिक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? पाठशाला को बाग और शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक का क्या नाम लिखिए। तो फोवेल है। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता था? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। शिक्षण विधि के जनक कौन है? शिक्षण विधि के जनक सुकरात हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राकृतिकवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्राकृतिकवाद को भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फोवेल ने किंडरगार्टन कब आरंभ किया था? 1839 ईस्वी में। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना कराता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उसकी वित्तीय सहायता करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? मूल्य का अर्थ लिखिए एवं किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानित तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? गरीबी होता है, भूखमरी होता है, शिक्षा होता है, उचित वातावरण का न होना या जागरूकता आदि है। कलकत्ता मदरसा किस सन में खोला गया था?
सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में मदरसा खोला गया था। बनारस कॉलेज बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1791 ईस्वी में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर मैकाले ने अपना विरोध पत्र कब प्रस्तुत किया था? 2 फरवरी 1935 ईस्वी को अपना विरोध पत्र प्रस्तुत किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला कि ऊड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? ऊड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? इसमें आयु का कोई अनुबंधन नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा के वैश्विक तथा सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य के कल्याण के लिए कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? 6 से 12 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया कथन किसका है? तो जॉन डॉबी का। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसे शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा दीजिए। गांधी जी ने कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का स्वागीण विकास करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। परिवार में बच्चों का मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? परियोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखे। पूर्व निश्चित उद्देश्य का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी में चेरावली, इटली में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। मैकाविर के समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं के अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों का मान्य व्यवहार में नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए। समाज है, परिवार है, राज्य है तथा जन संचार है। अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से। संविधान की धारा 29(2) के तहत देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बाल श्रम से क्या आशय है? जो श्रम 14 वर्ष से कम बालकों द्वारा किया जाता है वह बाल श्रम कहलाता है। वायु प्रदूषण के 2 मूल रूप से कितने स्रोत हैं? तो वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं। पहला प्राकृतिक है तथा दूसरा मानवीय स्रोत है। जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से तात्पर्य है जल के संसाधनों पर नियंत्रण करना तथा उसका विकास करना। यह संरक्षण सतही भूमि तथा भूमि के अंदर दोनों ही प्रकार से जल का करना तथा जल प्रदूषण को नियंत्रित रखना होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। चलिए अगले सवाल है, प्राचीन काल में 3 वेदों के ज्ञाता को क्या कहते थे? प्राचीन काल में 3 वेदों को रुद्र कहते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में 4 वेदों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में 4 वेदों को आदित्य कहा जाता था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लिया जाता था तो कौन सा संस्कार किया जाता था? चलिए देखते हैं।
वैदिक काल में 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए कर्म संस्कार किया जाता था। वैदिक काल में गुरु के पास प्रवेश में भेजते समय कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के पास ले जाना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छात्राओं में मूल्यों का विकास हेतु कौन कौन से जन संचार साधन है? विचारों का प्रस्तुतिकरण तथा लाइव वीडियो द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करें कि जल संचयन की मूल सिद्धांत क्या है? तो जल को एकत्रित करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता था? विद्या में, ज्ञान में, बोध में और विनिमय से किया जाता था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बालिका शिक्षा का आशय बताइए। देखिए, शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशुओं के समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था, पर स्थिति बहुत शोचनीय थी। अब बदलते समय में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही हैं। दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना, शिक्षित व्यक्तियों और उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा दीजिए। देखिए, विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दशा में हो या नहीं, यह विद्यालय संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मॉन्टेसरी पद्धति व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत बताइए। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना तथा उपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उसे 3 कार्य करवाए जाते हैं। पहले लेखनी पकड़वाने का अभ्यास, अक्षरों के समरूप का ज्ञान और अक्षरों का उच्चारण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ाना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने हेतु जब शिक्षक परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है, फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ता जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी कहती हैं कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों का ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उन्हें ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण किया जाना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिज्जू भाई ने शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे? गिज्जू भाई ने शिक्षा के संबंध में यह मत था कि शिक्षक ही बालक का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो बुनियादी शिक्षा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा? शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। किसकी रचना है? एमिल रूसो की रचना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निषेधात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? रूसो प्राकृतिकवादी विचारक थे और उनकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादित किया था? रूसो ने अनुशासन के 2
सिद्धांतों का प्रतिपादित किया था। स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा प्राकृतिक का परिणाम द्वारा अनुशासन सिद्धांत। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से आशा है कि प्राकृतिक हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करेगी तथा बुरे कार्यों के लिए हमें दंडित करेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जॉन डॉवी के अनुसार शिक्षक क्या है? डॉवी के अनुसार शिक्षक बच्चों के एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। फोवेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष से प्रारंभ किया था? तो फोवेल ने अपना विद्यालय 1839 ईस्वी में शुरू किया था। अगला सवाल है कि मोंटेसरी ने अपना शिक्षण पद्धति को कितने भागों में बांटा था? मोंटेसरी ने अपने शिक्षण पद्धति को 3 भागों में बांटा था। कामेंद्रियों का ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान शिक्षा और भाषा तथा गणित की शिक्षा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कठोरी आयोग के शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? ये कभी-कभी इस बात की ओर पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों की भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य से दूसरे राज्य के विकास में भारी अंतर देखने को मिलता है। एक जिले से दूसरे जिले में विकास का बहुत अंतर दिखाई देता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शैक्षिक विषमताएं का एक कारण भी निर्धनता है। कैसे? शिक्षा के अवसरों की विषमताएं का एक और कारण है जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग धनी होना और थोड़ा भाग धनी होना। यह एक धनी व्यक्ति बालक शैक्षिक स्थानों के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता है। एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा से दूर होने पर भी मिल जाता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? कि जनता एवं देश की खुशहाल तभी पूर्ण हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिक नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता की ओर। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन की कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रम की सफल बनाने के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? देखिए, शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। अतः किसी समाज का विकास किया जाना है तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था उत्तम की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य है यह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य क्या है? समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था करना चाहिए, स्थापना करके उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समाज शारीरिक विकास के लिए क्या क्या करता है? समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद के साधन का प्रबंध कराता है। समाज बालकों के व्यायाम हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण कराता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। घर पर ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम, आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? तो देखिए, परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान करना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेलियाँ, बॉक्स, चित्र, पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ की पुस्तकें आदि की व्यवस्था कराना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है? व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसका कथन है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति देता है? रविंद्रनाथ टैगोर।
प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता बताइए। प्रयोजनवादी की विशेषता बालक को महत्व तथा सामाजिक सामाजिक मूल्यों पर बल, आधुनिक एवं क्रिया पर बल तथा शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य उचित पथ पर प्रदर्शित करना, नवीन मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण करना और गतिशील साधन संबंध मस्तिष्क का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जॉन डावी ने शिक्षा का अधिकार क्या बताया है? तो मनोवैज्ञानिक आधार तथा सामाजिक आधार बताया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि का सोपान बताइए। योजना विधि के जनक क्रिकपैट्रिक है। यह जॉन डावी के शिष्य है। योजना विधि के प्रमुख सोपान है क्रियाविधि समस्याग्रस्त परिस्थितियों उत्पन्न करना, समस्या परीक्षण एवं प्रयोग। मनोवैज्ञानिक एवं निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद है। एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण संस्थान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण का गठन कब हुआ था? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण का गठन 1981 ईस्वी में होता है। एनसीईआरटी कहाँ है? एनसीईआरटी दिल्ली में है। बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र है। चलिए अगला सवाल है कि अगला सवाल क्या कर रहा है कि घर की परिवार के मूल्यों का विकास की भूमिका बताइए। घर को जीवन का शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने परिवार मूल्यों की अनुवृत्ति करता है। बालक के मूल्यों का विकास हेतु कौन कौन से साधन आवश्यक हैं? जैसे आकाशवाणी हो गया, टेलीविजन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, वीसीआर हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्र पत्रिकाएं आदि हो गए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, भाषा तथा विषयक भिन्नताओं में अवांछित सीमा के अंतर्गत रखना और सामंजस्य स्थापित करना। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। भारत भाषा विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वास्थ्य 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 स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनैतिक एकता को बनाए रखने में सहयोगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है एक भावना है जो व्यक्ति को यह बतलाती है कि वह अपने राज्य का ही नहीं वरन विश्व का भी नागरिक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। मंटेसरी पद्धति की दो प्रमुख विधियों के नाम बताइए। कर्मेंद्रियों की शिक्षा तथा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधि पद्धति क्या है? करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, सहसंबंधी द्वारा सीखना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। खेल विधि के जनक फोबेल है। किंडरगार्टन विधि के जनक फोबेल हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? फोबेल हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय के बाल देवो भवः कहा है? तो गिज्जू भाई बधिका ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब लागू किया गया था? 1969 ईस्वी में। शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क कराने के लिए किस योजना का कार्यक्रम किया गया था? शिक्षा का सार्वभौमिकरण को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित स्तर तक वायु में कम आयु तक बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता था बाल श्रम।
परिवार तथा समाज तथा राज्य जन संचार माध्यम किससे प्रभावित है? तो शिक्षा से है। विद्यालय में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना एवं सभी के बीच में एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? विद्यालय समाज में सभी के बीच में बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार कराना क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। डायट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान है। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। बौद्ध काल में शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश करने के कौन सा संस्कार कराया जाता था? तो प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। प्रवज्जा संस्कार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा में किस उद्देश्य के अंतर्गत विचार व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मा ज्ञान का कराया जाता था? तो आदर्शवाद में। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम में विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। तो प्राकृतिकवाद में नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो तो यह विचार किसके हैं? तो रूसो के हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छात्रों गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय व्याकरण का शिक्षण साधुता से पढ़ने की वकालत किसने की थी? तो जॉन डबी ने। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।